नंबर 6 है जीके का केयू के लिए जो मैं यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ आपको। लेक्चर क्या होता है, बस कि जीके के अंदर बस ये क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे साथ में। जिनको आंसर्स आते होंगे वो आंसर्स बताएंगे ताकि आप बाकी बच्चे लर्न करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन भी इस बार मैंने दे दिए आपको। जॉन एडम्स, जॉर्ज वाशिंगटन, कोलंबस, जॉर्ज बुश। हु इज़ द फाउंडर ऑफ यूएसए। $1 के बिल में इनकी फ़ोटो भी होती है। हु इज़ दिस पर्सन? ओके, द आंसर विल बी बी, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एज वेल एज ही वॉज द फाउंडर ऑफ यूएसए, ठीक है। जॉन एडम्स फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे, टॉप 4 प्रेसिडेंट में थे ये। कोलंबस वॉज द वन हु डिस्कवर्ड अमेरिका, बट यूएसए बनाने वाले जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज बुश तो अभी मतलब कुछ वक्त तो पहले ही वो एक प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने यूएसए के। अभी जो है वो कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन से पहले थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप से पहले थे बराक ओबामा। बराक ओबामा से पहले थे जॉर्ज बुश, और जॉर्ज बुश से पहले थे बिल क्लिंटन। ये बिल क्लिंटन। तो मैं जो बाइडेन है अभी इस वक्त, जो बाइडेन से पहले याद कर लें, उनसे पहले बस कि ये डोनाल्ड ट्रंप, उससे पहले बराक ओबामा, उससे पहले जॉर्ज बुश से पहले बिल क्लिंटन। बस इतने याद रखें और पीछे मत जाए, क्योंकि 300 साल से तो प्रेसिडेंट आ रहे हैं इस कंट्री में, तो बहुत सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के फाउंडर कौन थे? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर कौन थे? सी ऑप्शन, बच्चे जो कह रहे हैं सी ऑप्शन जो कह रहे हैं इज एक्चुअली द राइट वन, ठीक है। माओ जेडोंग। माओ जेडोंग वॉज द फाउंडर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ही इज़ द पर्सन एंड ही इज़ इन फ्रंट ऑफ द फ्लैग ऑफ चाइना। चाइना फ्लैग इज़ लाइक दिस। तो अच्छा, यहाँ पर कहा जाए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मैंने आपको बताया था एक चीज़, शायद आपको याद हो, चाइना 2 पार्ट में तकसीम हुई थी। एक कहलाता था ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ROC को हम लोग ताइवान कहते हैं, तो उसमें डेमोक्रेसी है, जबकि इसमें कम्युनिज्म है। ये वो चाइना है जिसको आप लोग चाइना कहते हैं, उतना मेड इन चाइना, चाइना का माल, तो वो कौन सा है? वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और ताइवान को पूरी दुनिया ताइवान कहती है, लेकिन ताइवान वाले कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, बस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड MCQ पे आते हैं। देयर आर डैश प्लेयर्स इन अ वॉलीबॉल टीम। वॉलीबॉल की टीम में एक साइड पे कितने प्लेयर्स होते हैं? कभी खेला है? खेला है वॉलीबॉल? 6 होता है भाई, 6 प्लेयर होते हैं। 6 इस तरफ होते हैं, 6 इस तरफ होते हैं। याद रखिए, प्लेयर के नंबर्स भी पूछते हैं केयू के टेस्ट में कि बताइए फला क्रिकेट में कितने प्लेयर्स हैं, फुटबॉल में कितने प्लेयर्स हैं। तो उसमें 6 प्लेयर्स होते हैं वॉलीबॉल की टीम में। Which of the following card is used as a warning in football? सिंपल, येलो कार्ड वार्निंग के लिए होती है, फिर अगर सेकंड येलो हो जाए तो फिर रेड कार्ड है। अगर साइमल्टेनियसली एक शख्स को 2 बार वार्निंग दी जाए तो सेकंड टाइम रेड कार्ड दिया जाता है, ठीक है। येलो कार्ड वार्निंग के लिए होती है, जो फुटबॉल देखते हैं उनको पता है। मैच रेफरी जो है वो दिखा रहा होता है। समीना बेग इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान हु हैज़ क्लाइम्ब विच माउंटेन इन 2013। यस, माउंट एवरेस्ट उन्होंने 2013 में क्लाइम किया था। द फर्स्ट वुमेन इन पाकिस्तान टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, पहली खातून थी, ठीक है। और इनके साथ इनके हस्बैंड भी थे। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने जो है वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, कपल थे, तो दोनों हाइकर्स थे, माउंटेनियर्स थे। तो समीना बेग इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, तो शी इज़ अ प्राउड गर्ल। 9/11 अटैक्स ऑन द USA हैपेंड किस ईयर में हुई? 9/11 हुई थी 2001 में, 2001 में, 11 सितंबर 2001, जहाँ पर एक एयरक्राफ्ट जाकर टकराया था, कहाँ से? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से। फिर डिमोलिश हो गया था दोनों टावर्स, और उसी के बाद अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेरर स्टार्ट किया था, ठीक है, अफगानिस्तान पर। ये बहुत मेन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 9/11 किस ईयर में? 2001 में हुई, ठीक है। और पूरी दुनिया में इसका इन्फ्लुएंस हुआ, अफगानिस्तान, इराक, काफ़ी जगहों पर इन्फ्लुएंस हुआ इसका। द ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन केम इन
ईरान में जो इस्लामी इनकलाब आया था, और इनकलाब लाने वाले थे रसूल आयतुल्लाह खुमैनी, ही इज़ द लीडर ऑफ इरानियन रेवोल्यूशन। किस ईयर में आया था इनकलाब ईरान, किसी को पता है? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1979। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ इस्लामी इनकलाब में कि पहले बादशाह थी, वहाँ पर मोनार्की थी, रज़ा शाह पहलवी वॉज द किंग ऑफ ईरान। तो वहाँ उनको ओवरथ्रो किया गया और उनकी जगह पर खुमैनी ने जो है वो रसूल आयतुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक रेवोल्यूशन नाफिज किया और ईरान को बहुत ज़्यादा इस्लामाइज़ किया, और आज तक ईरान बहुत ज़्यादा इस्लामाइज़ है, और मोस्ट इस्लामाइज कंट्री अगर हम कह सकते हैं किसी को तो दिस इज़ ईरान। वहाँ बड़ी सेंक्शंस हैं अमन मुस्लिम्स पर, सेंक्शंस बहुत पाबंदियाँ कह लो आप इसको, या बहुत ज़्यादा शरीयत को वहाँ पर फॉलो किया जाता है। मतलब वहाँ जैसे औरतों का पर्दा है उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, मूवीज़ नहीं बनाई जाती वहाँ पर, ड्रामे नहीं बनाए जाते वहाँ पर, और यहाँ तक कि सूदी निज़ाम भी 100% वहाँ से एबॉलिश्ड है। पूरे ईरान में आपको एक भी बैंक नहीं मिल सकता, देयर इज़ नॉट अ सिंगल बैंक इन ईरान। और वहाँ पे कोई भी ATM कार्ड दुनिया के ईरान में नहीं चलता, कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ईरान में नहीं चलता। तभी अमेरिका बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखता है ईरान से, बिकॉज वो उनको टक्कर बहुत देते हैं। पाकिस्तान तो स्लेव है तो उतना मसला नहीं है। रसूल आयतुल्लाह खुमैनी, सिर्फ खुमैनी कह सकते हैं, ठीक है। तो ही वॉज एन अहले तशी है इसमें, ठीक है। ईरान में जो रेवोल्यूशन था अहले तशियों की वजह से था वो, बट इट वॉज अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन इस्लाम एंड नोबडी कैन कम्पीट विद इट। हु अटैक्ड अफगानिस्तान इन 1979? 1979 में सोवियत वॉर, अरे बता ही दिया। तो 1979 में किसने अफगानिस्तान मामला किया? सोवियत यूनियन ने, जिसको रशिया भी कहते हैं आप। सोवियत यूनियन और रशिया बोथ आर सेम। और ये 10 साल तक चली, 79 से स्टार्ट हो गई, 89 तक चली। लास्ट वीक जब मैंने आपको कोल्ड वॉर पे लेक्चर दिया था तो वहाँ बताया था। तो 79 से 89 तक चली थी। 89 पे सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई थी और सोवियत यूनियन 14 अलग अलग कंट्रीज़ में ब्रेक हो गई थी। हर क्लास में बताता हूँ ये बात, ठीक है, क्योंकि सोवियत यूनियन के बारे में अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं। अब नहीं ये कंट्री है, रशिया के नाम से भी ये मुल्क है। अरब स्प्रिंग इज़ अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन विच ईयर? अरब स्प्रिंग एक सीरीज़ थी पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस की, सियासी इंकलाब की, जो अरब के अंदर शुरू हुई। किस ईयर में, किसी को पता है? करंट अफेयर्स में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो 2010, 2010 में स्टार्ट हुई, और ये 2010 में शुरू हुई थी। और शुरू कहाँ से हुई थी? ट्यूनिस से। दिस इज़ द पर्सन होल्डिंग द फ्लैग ऑफ ट्यूनिसिया। ट्यूनिस और ट्यूनिसिया इज़ एक्चुअली ए कंट्री, एन इस्लामिक कंट्री। वहाँ पर पहली बार इंकलाब आया कि जो डिक्टेटरशिप थी उसको हटा के डेमोक्रेसी लाई गई। इसका देखे थे कि बाकी कंट्रीज़ वाले भी शुरू हो गए कि भाई हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, और अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया इसको। लीबिया में खड़े हुए कि जो मोमर कज़ाफ़ी है इसको हटा कर डेमोक्रेसी लाई जाए, और सर कर्नल मोमर कज़ाफ़ी को फिर आपको पता है कि वो फिर उनको शहीद कर दिया गया। दैन आफ्टर दैट वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई। इस तरह इजिप्ट के अंदर हुस्नी मुबारक की वो चल रही थी, रिजीम चल रही थी, तो उसको भी इजिप्ट के अंदर बहुत बड़ा इंकलाब हुआ था 3, 4, 5 साल पहले, अगर आपको याद हो, जिसमें राबिया जिसका साइन था, इस तरह से साइन फेसबुक पे लगाया करते थे। तो वो भी इजिप्ट में रेवोल्यूशन आया। सीरिया के अंदर आया, सीरिया में बशारुल असद और सिविल वॉर एक चल गए लोगों के बीच में। यमन के अंदर आया कि वेस्ट यमन और ईस्ट यमन अलग हो गया। यमन, लीबिया, सीरिया, इजिप्ट, इन तमाम कंट्रीज़ में एक रेवोल्यूशन अरब कंट्री में बर्पा हो गया। इसको अरब स्प्रिंग का नाम दिया जाता है। 2010 से स्टार्ट हुई थी। ट्यूनिस को देखा देखी तमाम मुसलमानों ने सोचा अरब के हम भी डिक्टेटरशिप को दूर करेंगे अपने पास से। डिक्टेटरशिप मतलब ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब एक सिंगल, एक सुप्रीम लीडर। तो वो वैसे भी कहीं पे भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। समझ में आ गई बात? अरब स्प्रिंग किसे कहते हैं? ये करंट अफेयर्स के क्लास से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो कुछ चल रहा है शाम में, लीबिया में या इजिप्ट में, यमन में, ये सब इसी वजह से चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? आज ईजी, वेरी इजी। ओके, रियाल। रियाल इज द करेंसी ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। दिरहम कहाँ की करेंसी है फिर? यूएई की है, यस गुड। दिनार कतर की भी है, कतरी नहीं, कतर की, बहरीन की और कुवैत की भी। लीरा, टर्किश लीरा, यस यू आर राइट।
Which of the following is the currency of the People's Republic of China? It is not yen. बताया. It is not yen. It is yuan. येन जापान की है, युआन है करेंसी किसकी? चाइना की. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन येन एंड युआन. ठीक है बच्चों, याद रखिए बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आए हैं 2019 में आए हैं. ठीक है क्वेश्चंस ये, अगर ये कर पा रहे हो मतलब कॉन्फिडेंट रहो यार, कर पाएंगे. बताया है भाई कैपिटल ऑफ टर्की. यह अंकारा. इस्तांबुल कोई ना बोले भाई, अंकारा इज द कैपिटल. टेस्ट में भी दिया था पिछली बार. तो अंकारा कैपिटल है. इस्तांबुल, बहुत बच्चे इस्तांबुल लगाते हैं बट इट इज़ नॉट इस्तांबुल. बसरा तो है ही नहीं, बसरा ईरान में है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड इन पंजाब प्रोविंस? आराम से सोच के बताएं, चारों में से कौन सा शहर पंजाब में आता है? डेरा इस्माइल खान. अबे DI खान KPK में है. साहिवाल. साहिवाल जो है वो, साहिवाल की जानवर आती है ना पंजाब से ऊंची ऊंची, साहिवाल नस्ल की. और साहिवाल में ही आपका जो है पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, चश्मा प्लांट जिसको बोलते हैं, जहाँ बिजली बनती है. साहिवाल इसलिए फेमस है चश्मा प्लांट की वजह से. ठीक है, ये पंजाब में है. सुई गैस इज डिस्कवर्ड एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश प्रोविंस. बड़ा सिंपल है यार, बलूचिस्तान से स्टार्ट हुई सुई गैस. सी ऑप्शन करेक्ट है. बलूचिस्तान से सुई गैस स्टार्ट हुई, शुरू हुई. द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान वॉज. ये ज़्यादातर बच्चे गलती लगाएंगे इसका पेपर में. जनरल सर फ्रैंक मैसरवी. जनरल सर फ्रैंक मैसरवी. तो ही वॉज अ ब्रिटिश एक्चुअली. पाकिस्तान के जो पहले आर्मी चीफ थे ना वो पाकिस्तानी नहीं थे, ही वॉज अ ब्रिटिश, वो एक अंग्रेज थे. दैट इज़ द पर्सन जनरल सर फ्रैंक मैसरवी. तो शुरू में आर्मी चीफ पाकिस्तान में थे ही नहीं लोग इतने काबिल कि उनको आर्मी चीफ बनाया जाए, इसलिए ब्रिटिश से मदद ली गई और उनके आर्मी चीफ को बनाया गया. बाद में काबिलियत आई, ट्रेनिंग व्रेनिंग हुई तो लोग आर्मी चीफ बने. मतलब इतने लोग ही नहीं थे पाकिस्तान आर्मी के अंदर कि आर्मी चीफ किसी को बनाया जाए. अब तो 100 कंटेंडर खड़े हैं, उसको बनाया जा सकता है. पहले अंग्रेज से लिया गया कि भाई इनको बनाया जाए. इस तरह गवर्नर वगैरह भी आप देखोगे ना, अगर जैसे सर फ्रांसिस मूडी हो गए, सिंध के पहले गवर्नर वगैरह, वो भी ब्रिटिश थे. फेमस फुटबॉल प्लेयर डिएगो मैराडोना किस कंट्री के थे? बहुत बड़े प्लेयर थे ये. यस, ही बिलोंग टू अर्जेंटीना. वैसे ड्रेस भी अर्जेंटीना का ही है जो ये वेयर किया हुआ. मेसी का भी यही सेम ड्रेस होता है. मैराडोना की वजह से ही अर्जेंटीना की टीम जो है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप उन्होंने विन किया था. अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, वैसे रिसेंटली डेथ हुई है डिएगो मैराडोना की. अर्जेंटीना ने 2 बड़े प्लेयर निकाले हैं, मैराडोना एंड मेसी. दे आर दोनों M से ही आते हैं, दोनों ग्रेट प्लेयर हैं. पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द डैश ऑफ इंडिया. वेरी सिंपल है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. वेस्ट साइड पे ना, मगरिब की तरफ है, वेस्ट पर है. तभी इस पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था ना 1971 से पहले. वेस्ट की तरफ था ना ये. द स्टडी ऑफ स्काई ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड. बड़ा सिंपल है, एस्ट्रोनॉमी. बी ऑप्शन करेक्ट है. एनाटॉमी तो बायोलॉजी वाले जानते हैं, वो आपकी बॉडी की स्टडी है. मेट्रोलॉजी इट इज़ द स्टडी, मौसमियात उसको हम कहते हैं द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर कंडीशंस वगैरह. तो ये एस्ट्रोनॉमी उसका करेक्ट आंसर है जो आप बता रहे हैं, बी ऑप्शन. ठीक है, द स्टडी ऑफ स्काई ऑब्जेक्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर? बड़ा सिंपल है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज नॉट सपोर्ट कंबस्शन, दैट्स व्हाई दिस गैस इज यूज टू. मतलब बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस तो सपोर्ट कंबस्टन, जलती हैं गैसेस. ये ऑक्सीजन गैस भी जलती है, हाइड्रोजन गैस भी जलती है. और सल्फर तो गैस था ही नहीं, सॉलिड है. सल्फर तो सॉलिड है ना भाई, गंधा कहिए. नेम द कंट्री विद द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व. किस कंट्री में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस मौजूद है? यस, सी ऑप्शन, रशिया. एरिया में भी बिगेस्ट है, इस वजह से लार्जेस्ट. सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस जो दुनिया भर में है वो रशिया से निकलता है, रूस से निकलता है. इसको पहले सोवियत यूनियन कहा जाता था. पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द फील्ड ऑफ हॉकी, क्रिकेट एंड
यस, डी स्क्वाश। तो स्क्वैश एक गेम है और उसके जो मशहूर प्लेयर थे ही वॉज जहांगीर खान। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड टाइटल्स इन्होंने जीते हैं पाकिस्तान के लिए। इन्हीं के भाई थे जान शेर खान, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा टाइटल्स जीते हैं स्क्वाश के। जहांगीर खान की एक रिकॉर्ड भी है, लॉन्गेस्ट स्ट्रीक इन दिस वर्ल्ड, अनबीटेबल। कितने मैचेस का है? कितने मैचेस का लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है इनका, जहांगीर खान का? 256 मैचेस विदाउट विनिंग कंसेक्यूटिवली विदाउट लूजिंग अ सिंगल मैच। इतना तो यार पता अंडरटेकर और ये ब्रॉक लेसनर का भी नहीं था रेसलमेनिया में। 21-0 था तो 21-1 हो गया। रेसलिंग में सबसे लंबा स्ट्रीक जो है उन्हीं का है, अंडरटेकर का है रेसलमेनिया के अंदर। 21 मैच लगातार जीता था ना अंडरटेकर ने, एक शायद ब्रॉक लेसनर ने हरा दिया था। स्क्रिप्टेड था जो भी था, बट हरा दिया था। और इस तरह से पाकिस्तान का एक स्ट्रीक चल रहा था कि किसी बड़े टूर्नामेंट में इंडिया से नहीं, कितना क्या चल रहा था वो 12-0 आई थिंक, तो 12-1 हो गया इस बार, ठीक है। और इस साल इंडिया का एक और रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ कि कभी वो 10 विकेट से नहीं हारा था, इस बार हार गया, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर इनका 256 मैचेस कंसेक्यूटिव विनिंग किए थे उन्होंने, जहांगीर खान ने। तो लॉन्ग इतना लंबा स्ट्रीक दुनिया के किसी भी खेल में आज तक किसी का नहीं बना कि बिना हारे आप 256 मैच जीत जाए एक साथ लगातार। तो ये इनकी एक आदत थी। वैसे जब ये पैदा हुए थे तो ब्रेन डैमेज के साथ, लेग में इनके मसला था, लेग के अंदर इनके कोई एक तरह की बीमारी थी, तो लेग में इनके मसला था। तो वही उन्होंने कहा था इनके डॉक्टर ने कि जब जहांगीर खान जब ये बड़ा होगा ना तो इसको क्या लंगड़ा हो जाएगा, ये बताइए चल फिर नहीं पाएगा, व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये बंदा दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वाश प्लेयर बना, जहांगीर खान। इनकी आदत थी बहुत ज़्यादा, चूँकि जाहिर बात है हार्ड वर्क से ही आपको सक्सेस मिलती है। तो जब ये किसी से मैच जीत जाते थे, मैच जीतने के बाद जो है ना वो अपने प्लेयर से कहते थे तुम कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो। अगर वो बोला करता था 12 घंटे तो वो 13 घंटे प्रैक्टिस करते थे। अगर वो बोलता था 14 घंटे तो ये 15 घंटे प्रैक्टिस करते थे। ये बहुत बड़े प्लेयर थे हमारे पास स्क्वाश के, जहांगीर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ईयर वॉज मार्क्ड विथ polarization between the socialist bloc led by Soviet Union and the capitalist bloc led by the USA? कौन सा वो दौर था कि जब रशिया और अमेरिका के बीच एक तरह से एक जंग चल गई? रशिया में कम्युनिज्म थी, यस, वर्ल्ड वॉर में बताया था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कोल्ड वॉर एरा इसको हम कहते हैं। सर्द जंग जो रशिया और अमेरिका के बीच चली थी 1989 तक चली थी। वो 89 के बाद रशियन डोमिनेंसी ख़त्म हो गई थी, ठीक है। पिछले लेक्चर की बात है ये। ज़कात इज़ ऑब्लिगेटरी व्हेन अ मुस्लिम हैज़ अ वेल्थ वर्थ ऑफ डैश तोला गोल्ड। जैसा 7.5 तोला सोना और चांदी, 52.5 तोला, ठीक, 52.5 तोला चांदी या फिर 7.5 तोला सोना। अगर ये हो जाए तो ये इसको हम निसाब कहते हैं, निसाब पूरा हो जाता है और उस निसाब में क्या ज़कात फ़र्ज हो जाती है। इस्लामिक क्वेश्चन भी आस्क हो सकते हैं जीके के अंदर, ठीक है। सिर्फ करंट अफेयर्स से ही नहीं आएंगे, इस्लामिक क्वेश्चन भी आ सकते आते हैं, या आए में देखो कि लॉ एडमिशन टेस्ट में पढ़ रहा हूँ, पास पेपर। विथ होम द 2 daughters ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर मैरिड वन आफ्टर द अदर। किनसे 2 बेटियों की शादी हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हज़रत उस्मान, दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो नोन एज ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन कहते हैं ना उनको, 2 नूरों वाला। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनसे 2 बेटियों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो शादी हुई थी, ठीक है। और ही वाज आल्सो द 3rd कैलिफ ऑफ इस्लाम, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड? लिखा हुआ है भाई मैप में। लैंडलॉक्ड कंट्री किसे कहते हैं? चारों तरफ जिसके समंदर ना हो, कहीं पर भी समंदर ना हो चारों तरफ, उसको हम लोग कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। तो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री तो बहुत सारे, अफगानिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री है। आज टेस्ट में दिया था सऊदी अरबिया, वो भी लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन सबसे बड़ा जो लैंडलॉक कंट्री है दैट इज़ कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान में चारों तरफ कहीं समंदर नहीं। अच्छा भी है बच्चा, कहीं आप देखोगे सर ये तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कैस्पियन सी,
ये देखो ये है ना कजाकिस्तान, इट इज द मैप ऑफ कजाकिस्तान एंड हियर इज अ सी। बट मैंने आपको ये भी बताया था आर्टिकल्स पढ़ाते हुए, कैस्पियन सी इज नॉट अ सी, इट इज़ अ लेक। कैस्पियन सी को समंदर है ही नहीं, इस दुनिया का वाहिद झील है जिसके नाम है कैस्पियन सी, क्योंकि चारों तरफ से ना ये वो से घिरा हुआ है कंट्रीज से, तो ये लेक एक है। कैस्पियन सी इज़ अ लेक, तो चारों तरफ आपको समंदर तो नहीं है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैस्पियन सी को देखकर। कैस्पियन सी इज़ एक्चुअली अ लेक, इट इज़ नॉट एन ओशियन, इट इज़ नॉट अ सी। ये एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री जो चारों तरफ से पानी से वो चारों तरफ से ज़मीन जिसके मौजूद हो, कंट्रीज़ हो, कहीं पर भी समंदर ना हो। क्या पाकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है? क्या इंडिया एक लैंड लॉक कंट्री है? क्या बांग्लादेश एक लैंड लॉक कंट्री है? क्या चाइना एक लैंड लॉक कंट्री है? साउथ चाइना सी बहुत मशहूर समंदर है, उसी की वजह से तो सी पैक बनाया जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि वो साउथ चाइना सी से उनको लंबा पड़ता है रास्ता, तो वो गवादर के रास्ते से वो सी पैक बना रहे हैं। रशिया क्या एक लैंड लॉक कंट्री है? रशिया भी नहीं है, कुछ ही कंट्रीज लैंड लॉक्ड है। कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, बाकी आप इसे अफगानिस्तान का नाम याद कर लें, सऊदी अरब याद कर लें। वेयर वुड यू फाइंड द रिवर थेम्स? दरियाए थेम्स आपको कहाँ पर मिलेगा? दिस इज़ एक्चुअली द रिवर थेम्स। थोड़ा सा हिंट देखो तो यहाँ पर एक टाइप ऑफ ब्रिज यहाँ पर आपको दिख रही है। इस टाइप की ब्रिज कहाँ पर दिखती है? दिस इज़ लंडन टावर ब्रिज, सो दिस इज एक्चुअली इन लंडन। ठीक है, तो लंदन के अंदर रिवर थेम्स है, दरियाए थेम्स ही जो है ना वो लंदन टावर ब्रिज के नीचे से गुजर रहा होता है, दरियाए थेम्स। और जब भी लंदन की तस्वीरें आती हैं तो ये लाजमी ये सीन दिखाते हैं, इस टावर को दिखाते हैं, इस ब्रिज को दिखाते हैं। विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज नेदरलैंड्स? हॉलैंड को भी नेदरलैंड भी कहा जाता है। हॉलैंड एंड नेदरलैंड्स दे बोथ आर सेम, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंट्री ऑफ फ्लावर्स। द कंट्री में बहुत सारे मतलब फूल खिलते हैं यहाँ पर हॉलैंड में। ये द कंट्री विद वाइन मिल्स, पंचकिया। जब कभी हॉलैंड का तस्करा आता है तो पंचकिया दिखाता है तस्वीर में, तो फूल लगे होते हैं और इस तरह की एक पंचकिया और घूम रही होती है वो। तो ये हॉलैंड ही दुनिया में है, उसी को इस तरह से डेपिक्ट किया जाता है, तो बड़ा खूबसूरत है। हॉलैंड का कैपिटल क्या है? बताया था किसी के स्टूडेंट ने, हुज़ैफा ने बताया था, आज सुनिए। विच इज़ द कैपिटल ऑफ हॉलैंड? यस यस, एम्स्टर्डम। यू आर सेइंग राइट। In which country are the Taurus Mountains located? नहीं भैया, टर्की। देखो स्विट्ज़रलैंड का तो मैंने आपको बता दिया था, आल्प्स। आल्प्स वो माउंटेन रेंज है जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, द आल्प्स। और इंडिया और नेपाल में सेम माउंटेन रेंज चलते हैं। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान सेम माउंटेन रेंज चल रहे होते हैं, वही कराकोरम और वही हिमालयास, वही हिंदुकश, यही 3 माउंटेन रेंजेस तीनों में चल रहे होते हैं। इंडिया में भी, नेपाल में भी, पाकिस्तान में भी। वो शुरू नेपाल से होता है, इंडिया से होते हुए फिर पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में ख़त्म होता है। तो ये तीनों मतलब इस तरह से एक ही है। टॉरस तो बहुत छोटा माउंटेन रेंज है, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े माउंटेन रेंज, नेपाल में तो बहुत बड़े बड़े जाइंट माउंटेन्स हैं। टॉरस में इतने बड़े पहाड़ नहीं होते, छोटे ही होते हैं। और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज किसका बताया था? लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा माउंटेन रेंज कौन सा है? 6th लेक्चर में था जीके के एंडेस, द एंडेस माउंटेन रेंजेस। पेरू में लाई करता है ये। पेरू इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, वहाँ होता है। ठीक है। द वायर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज नोन एज, किस चीज़ से बनी होती है ये नहीं कहा जाता है, कह रहे हैं क्या कहते हैं, क्या उसको किस चीज़ से बनी है ये नहीं बताना है, किस चीज़ से बनी है ये नहीं बताना है, क्या कहा जाता है ये बताना है। फिलामेंट कहा जाता है, टंगस्टन फिलामेंट पूरा नाम है। ये नहीं पता है किससे बनती है, क्या कहा जाता है उसको, फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है। तो द वायर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो जल रही होती है, हीटिंग इसी की कर रहे होते हैं। विद द फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत ओस्मानिया के फॉल के बाद, जवाल के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मूव टुवर्ड्स एम्ब्रेसिंग सेकुलर नेशनलिज्म? कौन बता रहा है? यस, टर्की। तो टर्की के अंदर क्या था? सॉरी, टर्की इज द करेक्ट आंसर हियर।
बिकॉज मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 1 में बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमान एम्पायर का जब फॉल हुआ था तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ही इज़ द मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, द फादर ऑफ टर्किश नेशन, द फादर ऑफ टर्किश पीपल। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने क्या किया था, टर्की में सेकुलरिज्म लेकर वो आगे थे, सेकुलरिज्म, और वो एक फंडामेंटलिस्ट स्टेट से सेकुलर स्टेट बन गया था, आज भी वैसा ही है। आखिर रजब तैयब अर्दोगान हु इज़ नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, ही इज़ चेंजिंग अ लॉट, बट स्टिल Turkey is quite, it is quite secular. Secular means the freedom of religion. Religion is not imposed upon any person. The religion is a matter of individual. Government has nothing to do with the religion of any person. ये कहलाता है सेकुलर स्टेट। जैसे गवर्नमेंट किसी मज़हब को प्रमोट नहीं करती, ना ही किसी मज़हब को फॉलो करती, वो सेकुलर रियासत जिसको हम कहते हैं। तो टर्की के अंदर इस तरह की एक सेकुलरिज्म मौजूद है, आज भी है। ख़ास तौर पे वो टर्की का वो पार्ट जो यूरोप साइड पर है। जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने कि इस्तांबुल का जो शहर है वो आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है, और एक ब्रिज है जो उसको जोड़ती है, द ब्रिज ऑफ बॉस्फोरस, बॉस्फोरस ब्रिज। बॉस्फोरस ब्रिज क्या करती है, एशिया को यूरोप से कनेक्ट करती है इस्तांबुल के शहर में। अब बड़ा डिफरेंस है, आप जैसे मतलब आप पुल 5 मिनट का पुल होगा, 5 मिनट में आप एशिया में और 5 मिनट बाद आप यूरोप में, बस पुल क्रॉस करके, ऐसी सिचुएशन है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लोगों के ड्रेसेस चेंज हो जाते हैं, आइडियोलॉजी तक चेंज हो जाती है। अब आपको जो एशियन साइड के अंदर आपको टर्की का जो इस्तांबुल का पार्ट है वहाँ आपको नाइट क्लब्स और अल्कोहल बार्स नहीं मिल सकते हैं, बट आप यूरोप साइड पर जाओगे तो वहाँ पर ये सब आपको मिल जाएंगे। और वहाँ इस तरह वहाँ बिल्कुल ज़्यादातर ब्रिटिश टाइप का कल्चर वहाँ पर अप्लाई हो रहा होता है उस साइड पे। वहाँ जो मसाजिद होती है वहाँ औरतें मर्द साथ में नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब वहाँ पर मतलब बैक साइड पे जगह होती है औरतों की, वो नमाज़ पढ़ने की जगह वहाँ पर होती है। अब उसमें ऐसा होता है कि वहाँ पर मसाजिद के अंदर ही एक चेंजिंग रूम वहाँ पर बनाया जाता है, और चूँकि वहाँ पर जो ड्रेसेस होती हैं, जो वुमेन के ड्रेसेस होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि उसको फिर वो नमाज़ पढ़ सके ना, तो उसके लिए वहाँ पर उनके लिए अलग ड्रेसेस रखे जाते हैं, रोप टाइप के रखे जाते हैं। चेंजिंग रूम में जाते हैं लड़कियाँ, रोब्स पहनते हैं, रोब्स पहनने के बाद नमाज़ पढ़ती हैं, वो नमाज़ पढ़ ली, सारी नमाज़ पढ़ती है 5, नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा रोब वो उतारते हैं, बाहर निकल जाते हैं मस्जिद से, इस तरह नमाज़ पढ़ते हो। मतलब उनको रहना और नॉर्मल अपने ही ड्रेस में है, वो इस्लाम को भी नहीं छोड़ते और मॉडर्नाइज भी अपने आप को करके रखते हैं। तो डिफरेंट टाइप का एक बड़ा माहौल है, मतलब वहाँ पर आप टर्किश ड्रामों को देखोगे, मूवीज़ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वो बड़ा एम्ब्रेस करते हैं वो वेस्टर्न कल्चर को बिकॉज ऑफ दिस मैन। तो टर्की में भी अच्छा है कि बुरा है, ये इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। इट इज़ अ मैटर ऑफ आइडियोलॉजी। अब किसी को ये पसंद, किसी को वो पसंद, सिंपल सी बात है। कुछ लोग कहते हैं नहीं इन्होंने गलत किया सेकुलरिज्म लाकर, और गलत हो गया टर्की में। टर्की में पहले ही सही था जब ओटोमान एम्पायर सल्तनत उस्मानिया चल रही थी, और कुछ लोग कहते नहीं सल्तनत उस्मानिया गलत थी, इन्होंने आकर सही कर दिया। और अगरचे अच्छा जिस तरह हम कायद-ए-आज़म की इज़्ज़त करते हैं पाकिस्तान में, उस तरह मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की भी टर्की में इज़्ज़त की जाती है। सेम हर एक ऑफिस के अंदर लाजमी है कि वहाँ पर जो है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की तस्वीर लगी हो। अच्छा जिस तरह हमारे कायद-ए-आज़म भी कोई फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम नहीं थे, ही इज़ ऑल्सो क्वाइट अ सेकुलर पर्सन। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज ऑल्सो अ सेकुलर टाइप ऑफ पर्सन। वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट नहीं थे कि बहुत ज़्यादा आप उनके कि वो वाइट इमामा लगाते थे या लंबी दाढ़ी उनकी थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कायद-ए-आज़म के साथ। बड़े जेंटलमैन थे, एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, बट रिलीजियसली ही वॉज ऑल्सो अ सेकुलर पर्सन। मतलब वो कोई मौलवी टाइप नहीं थे कायद-ए-आज़म, सिंपल सी बात है, वो आप सब जानते हैं। सेम मुस्तफ़ा कमाल के भी वही ट्रेंड था। मुसलमान थे वो, लेकिन मॉडर्न टाइप के थे, समझ गए ना। मतलब इसको आप काफिर नहीं समझेंगे इस तरह से, खुदा न खास्ता कि ही वॉज नॉन मुस्लिम, तो ऐसा नहीं था। कायद-ए-आज़म भी पाकिस्तान को लगभग वैसे ही कंट्री बनाना चाहते थे जैसे अतातुर्क ने तुर्की को बनाया था। तभी अल्लामा इकबाल ने कुलियात इकबाल के अंदर काफ़ी बार जो मुजाहिद तुर्की या तुर्क मुजाहिद के नाम से नज़में लिखी, और इनको बड़ा सराहा मतलब अल्लामा इकबाल ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर टर्की आ जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर में। बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज में मैंने आपको दे दी। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? टेस्ला इज नॉट द फादर। माइकल फेराडे was the father of electricity। ठीक है, ये फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली इनकी ईजाद है, माइकल फेराडे की। केमिस्ट भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, दोनों थे।
केमिस्ट्री में भी अच्छा खासा काम किया, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पेश किया, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन्होंने पेश किया। बेंजीन को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया, फेराडे ने। इस तरह से फेराडे का काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर तो बहुत है, फेराडेज लॉ है ना, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना भाई। निकोला टेस्ला मशहूर बहुत है टेस्ला कॉइल की वजह से, बट टेस्ला वॉज नॉट द फादर। हाँ, टेस्ला ने काम बहुत किया इस पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, लेकिन फाउंडर नहीं थे ये। थॉमस एडिसन ने भी बिजली के से बनने में औजार बनाए, उन्होंने डीसी करंट इन्वेंट किया, ये कह सकते हैं। अल्टरनेटिव करंट दुनिया में पहले आया था, उसके बाद डीसी करंट जो आया था वो थॉमस एडिसन लेकर आए थे। ग्राहम बेल का काम टेलीफोन की इन्वेंशन थी, टेलीफोन इन्वेंट किया था। अच्छा, इसमें चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, शायद मैंने गलती से ऑप्शन भूल गया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस? प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ एन इंग्लिश नॉवेल। क्या किसी को पता है? ये सारे भाई ये थॉमस एडिसन थोड़ी ना लिखेंगे इसको, माइकल फैराडे का काम ये थोड़ी ना था। चारों ऑप्शन गलत है, मैं सही ऑप्शन बता दे रहा हूँ। जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन वॉज द राइटर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये एक फेमस एक मूवी भी बनी है इस पर, ये एक नॉवेल है इंग्लिश का। अच्छा, और नॉवेल इंपॉर्टेंट इंग्लिश के जैसे हैं तो वो पता होने चाहिए, जैसे हैरी पॉटर की नॉवेलिस्ट का नाम किसी को पता है? हैरी पॉटर किसने लिखा? हैरी पॉटर का याद रखना, J.K. रोलिंग। तो शी इज़ द पोएटेस ऑफ, या शी इज़ द राइटर ऑथर ऑफ हैरी पॉटर, J.K. रोलिंग। ठीक है, तो उसे याद कर लें और ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने इससे पहले बुक के ऑथर्स की मैंने आपको लिस्ट पहले ही दिखवा दी है, काफ़ी सारी किताबें उसमें। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन? बताया भाई। यस, मैड्रिड इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन। बार्सिलोना कैपिटल नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ? सबसे गर्म बर आज़म कौन सा है? अफ्रीका हॉटेस्ट है। अफ्रीका के अंदर ही आपको मिलेगा ना द सहारा डेजर्ट। सबसे ज़्यादा डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया वो अफ्रीका में ही है, तो अफ्रीका हॉटेस्ट है, सबसे गर्म है। और सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर भी यहीं पर रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक, कहाँ पर भाई? अफ्रीका में, सहारा डेजर्ट में। जो हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो अल अजीज़िया किया गया लिबिया में। लिबिया में वो पोर्शन जो सहारा डेजर्ट का पार्ट है, मतलब द ग्रेट सहारा डेजर्ट। और जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया दिस इज 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इट इज़ द हॉटेस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेस हुआ था यहाँ पर। और लोएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए बच्चों, कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है? वॉस्टॉक। वॉस्टॉक इज़ अ स्टेशन इन अंटार्कटिका। वॉस्टॉक मतलब पूरा अंटार्कटिका आपको पता है खाली है, वहाँ वॉस्टॉक एक मकाम है जहाँ पर नासा के साइंटिस्ट वगैरह अपनी रिसर्चेस कर रहे होते हैं अंटार्कटिका के अंदर। तो वहाँ जो लोएस्ट टेम्परेचर जो गया था वो वॉस्टॉक पर गया था, दैट इज़ -120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट क्या याद कर ले, मैंने थोड़ा और बता दिया आपको। सियाचिन। सियाचिन को बस हम ये कह सकते हैं कि सबसे ठंडा या सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है वो दुनिया का, बट सियाचिन का टेम्परेचर अंटार्कटिका जितना नहीं जा सकता। हर टाइम कितना होता है? -30 -40 सियाचिन। वहाँ ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है भाई? ब्यूनस आयरेस। ब्यूनस आयरेस इज द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ब्यूनस आयरेस। सौ पोलो मतलब ये जैसे एक सिटी है। हाँ, सौ पोलो इज अ सिटी। कॉर्डोबा इज आल्सो अ सिटी इन स्पेन। कॉर्डोबा पहले कहते, मतलब अब कहते हैं, पहले इसको कहा जाता था कुर्तुबा। जब स्पेन में मुस्लिम्स की हुकूमत थी उसको कुर्तुबा कहा जाता था, अब लेकिन उसको कॉर्डोबा कहा जाता है। स्पेन में बहुत सारे ऐसे मकाम हैं जो पहले जब इस्लाम वहाँ पर था तो इस्लाम के जाने के बाद जो है वहाँ से छोड़ दिया गया उसको। मतलब मैं आपको उसका बता देता हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री के हवाले से, ताकि MCQs एक आध निकल जाए उससे भी।
तो आपको पता है कि स्पेन जो है ना, थोड़ा स्पेन की कहानी बता दूँ। तो ये स्पेन जो है वो इस तरह से यूरोप के अंदर मौजूद है, एक एरिया है, ये पूरा यूरोप है। अच्छा, ये पूरा 3 तरफ से ना, ये इस तरह से गया हुआ है, यूरोप आगे गया हुआ है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये पेनिनसुला है। इस पेनिनसुला को कहा जाता है आइबेरियन पेनिनसुला। पेनिनसुला कौन सा मकाम होता है? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, वो पेनिनसुला है। जैसे इंडिया एक पेनिनसुला है, इंडिया का नक्शा देखोगे तो 3 तरफ से पानी है इंडिया के, एक तरफ से चाइना है, 3 तरफ से पानी। पाकिस्तान एक पेनिनसुला नहीं है, जो पाकिस्तान की एक तरफ पानी है बस। ऑस्ट्रेलिया एक पेनिनसुला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, उसके चारों तरफ पानी है। समझ में आ रही है बात? श्रीलंका एक आइलैंड है, क्यों? चारों तरफ पानी है। पेनिनसुला कौन होता है? सऊदी अरब एक पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, 3 तरफ पानी है, एक तरफ पर्शियन गल्फ है, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ रेड सी है। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप मैंने 1000 बार आपको बोला, एक बार आप खरीद लें, 200 रुपये का आता है। आप घर पे बैठ कर उसको फारिग टाइम पे देखते रहें। मैं कितना बताऊंगा, मुझे तो अभी एक बैच चला जाएगा, नया बैच आ जाएगा, मुझे उस वक्त भी याद रहेगा। मेन आपको टेस्ट देकर आपको क्लियर करना है। मुझे तो मसला नहीं, पूरा नक्शा मेरे जहन में हर वक्त ही रहता है, बट आपको याद रखना है। जैसा मैं बता रहा होता ना कंट्रीज़ के बारे में, और ये नहीं कि सर इतने सारे सब्जेक्ट है, तो मैं भी तो 3 सब्जेक्ट खड़े खड़े करा रहा हूँ। केमिस्ट्री अलग करा रहा हूँ, इंग्लिश अलग करा रहा हूँ, जीके अलग करा रहा हूँ। मेरे जहन में भी तो मौजूद है तीनों सब्जेक्ट एक साथ। आप कैसे बोल सकते हैं सर मेरे पास नहीं रह सकता सर ये सब्जेक्ट? सिंपल सी बात है, मैंने भी तो क्या ना, केमिस्ट्री की नॉलेज भी डाली जहन में, इंग्लिश भी डाली, जीके भी डाली, और ऐसी नॉलेज डाली कि पूरे कराची के स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए भी प्रीफर करते हैं, केमिस्ट्री के लिए भी यूट्यूब चैनल को प्रीफर करते हैं। ये नहीं कि बोलते सर आप इंग्लिश अच्छी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते। सही, सब देख रहे होते हैं लेक्चर, दोनों ही, जीके भी देख रहे होते हैं दिखने वाले। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी कर सकते हैं भाई, एक साथ मल्टीपल सब्जेक्ट पे कमांड हासिल कर सकते हैं। वर्ल्ड मैप ले लें, घर पे पड़ा होता है, इंटरनेट पे डाउनलोड कर लें, कम से कम देखें उसको, कंट्रीज़ कहाँ हैं, कॉन्टिनेंट्स कहाँ हैं, ये आप ही कर सकते हैं। मेरे एक लेक्चर भी वर्ल्ड मैप पे पड़ा हुआ है, वर्ल्ड मैप सर नसीम लिख देना यूट्यूब पर आ जाएगा। आधे घंटे का लेक्चर है या 45 मिनट का होगा, वो देख लेना। तो कभी वर्ल्ड मैप पे एक लेक्चर मुझे और देना पड़ जाएगा, मैं नहीं देना चाह रहा फिलहाल, अभी उसको खुद कर लोगे तो। ठीक है बच्चा, तो आइबेरियन पेनिनसुला, दिस इज द पोर्शन ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, अच्छा, ये आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर 2 कंट्रीज आते हैं, एक आता है स्पेन और एक आता है यहाँ पर पोर्टुगाल। पोर्टुगल एंड स्पेन, ये 2 कंट्रीज़ हैं, ये आते हैं आइबेरियन पेनिनसुला में, आज भी आते हैं। लेकिन स्पेन का पहले नाम स्पेन नहीं था, पहले इसका नाम था एंडलुसिया, एंडलुसिया, एंडलुस जिसको कहते हैं। अल्लामा इकबाल जब शायरी लिखते थे तो स्पेन नहीं लिखते थे, एंडलुस लिखते थे। ए गुलिस्तान एंडलुस याद है तो वो जिन तुझको, जब तेरी डालियों पर आशियाँ हमारा, है ना, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। है गुलिस्तान अंदलुस, याद है वो दिन तुझको, था जब तेरी डालियों पर आशियाँ हमारा। समझो ज़रा चीज़ों को ज़रा ठीक से। तो मल्टीपल सब्जेक्ट कनेक्ट करता हूँ क्लास में, इंग्लिश, जीके, मैथ, फिजिक्स सब कनेक्ट कर देता हूँ क्लास के अंदर में। ठीक है, और इसलिए आपको समझ में भी आती बातें मेरी। सिर्फ जाकिर बात पढ़ना एक बोरिंग सी चीज़ होती है हिस्ट्री, लेकिन आप मल्टीपल सब्जेक्ट कनेक्ट करोगे ना तो मज़ा आएगा। ठीक है, अब एंडलुसिया है, ओल्ड नेम है, न्यू नेम स्पेन है। ठीक है, अच्छा, इसके पास एक समंदर आता है यूरोप के बिल्कुल नीचे, कई बार बता चुका, दोबारा लिखता हूँ, कौन सा समंदर है? मेडिटेरेनियन सी, बहरा रूम जिसको उर्दू में कहते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं एक पूरा कॉन्टिनेंट, सबसे गर्म कॉन्टिनेंट दुनिया का जो अभी बताया मैंने आपको, अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर एक कंट्री यहाँ पर आता है जिसको बोलते हैं अल्जीर्स, या अल्जीरिया जिसको आप लोग कहते हैं, इंग्लिश में अल्जीर्स लिखा जाता है। अल्जीर्स एक कंट्री है, अल्जीरिया। यहाँ पर एक गवर्नर थे। अच्छा, उस वक्त मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, वे बैक 1500 साल पीछे जाएंगे अगर हम। ठीक है, यस, अल्जीरिया, अल्जीर्स, यस, एक ही बात है, सेम इंग्लिश उर्दू का फ़र्क। अल्जीरिया ही होता है वैसे, ये मैं सिटी नेम बता रहा हूँ, अल्जीर्स, तो एक ही जैसा है। तो उस वक्त मैं काफ़ी 1500 साल बैक पीछे जाएँ तो स्पेन पर जो है ना वो हुकूमत थी एक बादशाह की जिसका नाम था रॉड्रिक। ठीक है, रॉड्रिक बादशाह था। रॉड्रिक जो था वो बहुत जालिम बादशाह था, बहुत जालिम बादशाह था।
और रॉड्रिक बादशाह के दौर में उसका एक वो था, एक उसका मिनिस्टर था जिसका नाम था काउंट जूलियन। एक मिनिस्टर था उसका नाम था काउंट जूलियन। रॉड्रिक बादशाह जो था वो बड़ा मतलब ऐश परस्त बादशाह था और बड़ा जालिम जाबिर बादशाह था और बड़े अपने आप लोग ही उससे तंग थे। ईसाई था, अगरचे क्रिश्चियन था। काउंट जूलियन उसका मिनिस्टर था। उसकी मिनिस्टर को की बेटी को ही जो है ना रॉड्रिक ने अगवा करवा लिया उससे शादी करने के लिए। तो काउंट जूलियन नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी रॉड्रिक से हो, लेकिन उसने उसको अगवा कर लिया काउंट जूलियन। तो काउंट जूलियन ने क्या किया, उसने अल्जीरिया में मदद के लिए पुकारा एक शख्स को जिनका नाम था मूसा बिन नसीर। मूसा बिन नसीर उस वक्त जो है वो गवर्नर थे अल्जीरिया के। तो उन्होंने एक मुस्लिम कंकरर भेजा जिसका नाम था तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह। तारिक बिन ज़ियाद जो थे उनको भेजा कि एक वॉरियर थे, सिपा सलार बनाकर भेजा कि जाओ लश्कर लेकर जाओ और रॉड्रिक बादशाह को शिकस्त दो। तो यहाँ से वो निकले अल्जीरिया से कश्तियों में, क्योंकि समंदर है ना तो कश्तियों में निकलेंगे भाई, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। तो बस समझ लो कि 8 से 10 घंटे बाद कश्तियाँ पहुँच जाती हैं यहाँ। कश्तियाँ जब यहाँ पर पहुँची तो तकरीबन 40 कश्तियाँ उनकी थी, 40 के करीब बोट्स लेकर वो गए थे। सिपाहियाँ उसमें, सिपाही वगैरह सब उसमें थे। वो यहाँ पर जिस मकाम पर उतरे, एक पहाड़ के सामने उतरे, एक पहाड़ के सामने उतरे और उस जगह को नाम रखा गया, आज उस जगह को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर उर्दू, अच्छा ये अरबी में कहा जाता है जबलुत तारिक। तो तारिक को अब तारिक नहीं कहते हैं यूरोप में अब कहते हैं जिब्राल्टर। कंट्री भी एक है जिब्राल्टर के नाम से। तो जब जिब्राल्टर कहा जाता है तो उससे मुराद है तारिक, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो कॉम्प्लेक्स का शिकार है, यूरोपियंस कॉम्प्लेक्स का शिकार है। हमारे लोगों के नाम बदल करके उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में लिखे। जैसे जाबिर बिन यान को जेबर कर दिया, इब्नुल हैतम को अल हैतम कर दिया, है ना, इब्न रुश्द को एविरोस कर दिया, इब्न सीनो का एविसीना कर दिया, सिर्फ अपनी कंपतरी मिलाने के लिए कि लगे ना कि ये मुसलमान थे। तो आपने देखा ना ज़्यादातर इंग्लिश में नाम सिटीज़ के नाम तक चेंज किए। मैं बता रहा हूँ कॉर्डोबा, कुर्तुबा को कॉर्डोबा कर दिया, गरनाता को ग्रेनाडा कर दिया, ठीक है, मतलब इंग्लिश टाइप का कर दिया। तो आप कॉर्डोबा बोलते तो लगता है ना अंग्रेज स्पेलिंग, कुर्तुबा बोलो तो कुर्तुबा का काजी याद आता है, शायद मैट्रिक में कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो ये उनकी कॉम्प्लेक्स है ये हमसे, कि मुसलमानों को पता ना लग जाए कि इनका पास कैसा था, कितना गोल्डन था। चलो आप उनको भेजा यहाँ पर, तारिक बिन ज़ियाद को 40 कश्ती लेकर आए और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर में कायम किया। उसके बाद पहाड़ के ऊपर चढ़े, पहाड़ के पीछे फौज, अच्छा इनको भी पता लगे था रॉड्रिक को कि एक बड़ी फ़ौज लड़ने के लिए आ रही है मुस्लिम फ़ौज, तो उसने अपनी फ़ौज भेजी। तो उसने अपनी तरफ से तकरीबन 6 लाख का लश्कर भेजा, 6 लाख लोगों का, ईसाई 6 लाख ईसाई फ़ौज, और इनकी तरफ से सिर्फ 10,000 थे मुसलमान। यहाँ से मुसलमान 10,000 थे और वहाँ से 6 लाख की फ़ौज थी। तो बहुत बड़ी बर्तरी हासिल थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बर्तरी हासिल थी। तो तारिक बिन ज़ियाद ने पहाड़ पर खड़े होकर ना एक तकरीर की लोगों से ना, वहाँ के लोगों तक तकरीर की, उसी तकरीर और दुआ मांगी अल्लाह ताला से। तकरीर करने के बाद उनको तकरीर ये की कि भाई, अच्छा उन्होंने सबसे पहले हुक्म दिया सारी कश्तियाँ जला दी जाए। जितनी कश्तियाँ रखी हुई थी ना यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में, सारी कश्तियाँ जला दी गई। और यहीं से मुहावरा उर्दू में है कश्तियाँ जला देना, कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जला दी 1500 साल पहले, कि अब पीछे नहीं जा सकते, कोई बैक का रास्ता नहीं है। तो उन्होंने यही बोला कि पीछे हमारे समंदर है, सामने हमारी फ़ौज है, दोनों तरफ मौत है, कश्तियाँ तो रही नहीं, जल गई सारी, तो वापस जाएंगे तो फिर तो हम मर जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह का नाम लेकर हम डट कर मुकाबला करते हैं, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। और अल्लाह से दुआ मांगी हाथ उठाकर। तो इसको अल्लामा इकबाल ने तारिक की दुआ में लिखा है, खुलात इकबाल में, ये गाजी है तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दोनों मिल के हैबत से दरिया सिमट कर पहाड़ों के हैबत से राई, शहादत है मतलब व मकसूद मोमिन न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। ये सुना होगा ये वाली नज़म। तो ये तारिक बिन ज़ियाद की दुआ थी, उन्होंने दुआ मांगी, उसके बाद डट के चले गए। लड़ाई हुई और रॉड्रिक बादशाह को शिकस्त हो गई, इसमें मुसलमान जीत गए। 313 का लश्कर भी जीता था ग़ज़वा बदर में, ईमान हो तो क्या मुमकिन नहीं। तो एंडलूसिया में भी इस तरह से जो है वो क्या हो गया कि मुसलमानों को जीत हो गई और मुसलमान इसमें आ गए, रॉड्रिक बादशाह शिकस्त खा गया और मुसलमानों की सल्तनत बन गई एंडलूसिया में। और तकरीबन समझ जाओ कि 400 सालों तक मुसलमानों ने स्पेन पर हुकूमत की, 400 ईयर्स तक। और 400 सालों में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है स्पेन का जहाँ पर मुसलमानों ने सजदा ना किया हो। पाकिस्तान में हुकूमत करते हुए 100 साल भी हमें नहीं हुआ है, इसमें 400 साल की हुकूमत थी।
एक मकाम ऐसा नहीं था ज़मीन का जहाँ मुसलमानों के सजदे के निशान ना हो। बड़ी बड़ी मसाजिदें बनाई, अलहमरा का किला बनाया, गरनाता की मस्जिद महल बनाया, कुर्तुबा की जामा मस्जिद बनाई, वंडर्स में से एक है दुनिया में। लेकिन अब उन मसाजिद में ताले लगे हैं। सबसे कम पॉपुलेशन इस वक्त जो इस दुनिया में यूरोप में मुसलमानों की है ना, वो स्पेन के अंदर है, लीस्ट पॉपुलेशन। और सबसे ज़्यादा नफरत की निगाह से जो देखा जाता है ना मुसलमानों को, वो स्पेन में देखा जाता है। सबसे ज़्यादा जो इस्लाम फोबिया है वो स्पेन के अंदर है। स्पेन के जब वेब सीरीज़ वगैरह आते हैं ना, मनी हाइस्ट वगैरह, उसमें भी दिखाते हैं कि वो सबसे ज़्यादा बियर कल्चर है वहाँ, शराब सबसे ज़्यादा आम है। और एक वेब सीरीज़ देख रहा था एलीट के नाम से, तो उसमें भी वो वही वेब सीरीज़ है, उसमें भी दिखाया गया है कि एक मुस्लिम एक स्टूडेंट जिसको स्कॉलरशिप मिली है और उस पर कितने ज़्यादा उस पर जुल्म किए जा रहे हैं। जुल्म से मुराद उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। हिजाब पर पाबंदी है वहाँ पर, पूरे स्पेन के अंदर हिजाब नहीं लगा सकते कोई भी लड़कियाँ, भले मुस्लिम क्यों ना हो। स्पेन के अलावा कहीं नहीं यूरोप में हर जगह से पाबंदी हट गई, लेकिन आज तक स्पेन में है। क्यों? चूँकि इस्लाम से छीना ना कॉम्प्लेक्स, कि अब इस्लाम को सबसे कमतर करना है वहाँ पर, और हमारे हाथ से ही किया। मुसलमानों ने 400 साल तक हुकूमत की, उसके बाद मुसलमान ऐशो इशरत का शिकार हो गए। तो स्पेन उस वक्त अब्दुर्रहमान द फर्स्ट, वो लास्ट खलीफा थे मुसलमानों के, बनो उमैया के, स्पेन के। अब्दुर्रहमान अव्वल जिनको हम कहते हैं, अब्दुर्रहमान द फर्स्ट, तो वो लास्ट खलीफा थे। उनके दौर में क्वीन इज़ाबेला, मलका इज़ाबेला स्पेन की मलका बनी। ये वही क्वीन इज़ाबेला जिन्होंने कोलंबस को भेजा था अमेरिका को डिस्कवर करने के लिए, क्रिस्टोफर कोलंबस को। तो फर्डिनेंड, बादशाह फर्डिनेंड और क्वीन इज़ाबेला, जिन्होंने क्या किया भाई, दोनों ने लड़ाई की। लड़ाई दोनों की फ़ौज, मतलब मुस्लिम फ़ौज जो थी स्पेन में, उसने क्वीन इज़ाबेला की फ़ौज से लड़ाई की और मुस्लिम फ़ौज हार गई 400 साल की हुकूमत के बाद आखिरकार फाइनली। तो जब जो बादशाह फर्डिनेंड था, जब वो आया चाबियाँ लेने के लिए, चूँकि आखिरी जो एक एक करके शहर मुसलमानों के हाथ से गए, आखिरी जो शहर किया था ना, तो वो नाम था, वो ग्रेनेडा था। ग्रेनेडा जिसको मैं लिख रहा था ना, जिसको गरनाता कहते हैं, आखिरी शहर मुसलमानों के हाथ से वो निकला था, गरनाता का। तो जब गरनाता में बहुत बड़ा महल था अलहमरा के नाम से उसको, अब इस्लामाबाद में अलहमरा कॉम्प्लेक्स उसकी कॉपी है, असल अलहमरा जो है वो गरनाता में, स्पेन के अंदर, ठीक है। तो उसमें लेकिन अब वो जब आखिरी में जब वो चाबी लेने के लिए आया ना अलहमरा की, जो फर्डिनेंड बादशाह था जिसे हरा दिया अब्दुर्रहमान द फर्स्ट को, तो उसके हाथ काँपने शुरू हो गए, हाथ काँपने शुरू हो गए। इतनी बड़ी सल्तनत की चाबी देनी अच्छी बात, उसके हाथ काँपने शुरू हो गए और वो नीचे गिर गई चाबी उसके हाथ से। तो जो बादशाह फर्डिनेंड था ना, अच्छा वो जो था अब्दुर्रहमान द फर्स्ट, वो खुद उठने लगा चाबी उठाने के लिए। तो बादशाह जो था फर्डिनेंड, उसने क्या किया, उसने उसको रोक दिया उठने से और ख़ुद झुका वो, और कहा कि ये चाबियाँ तो ऐसी चाबियाँ हैं कि जिनके लिए मैं खुद झुक सकता हूँ इनको उठाने के लिए। तो इतनी बड़ी चीज़ हासिल हुई थी ईसाइयों को, मुसलमानों के हाथ से जो निकल गई थी, सिर्फ इसी वजह से कि मुसलमानों ने दीन को छोड़ा और ऐशो इशरत में चले गए, ख़त्म हो गई बात सारी तौर पे। आज आप जाओगे ना स्पेन में, सारी मसाजिद बंद है। स्पेन में सारे लोग घर पे नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में नमाज़ें नहीं होती, वहाँ पर मना है, अजान देने ही मना है उस कंट्री में। लेकिन एक विज़िट के लिए जा सकते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं कुर्तुबा की। तो अल्लामा इकबाल गए थे एक बार वहाँ पर स्पेन में, और गार्ड से छुप कर 2 रकात नमाज़ पढ़ी थी सतून के पीछे, वही बड़ी मशहूर बात है। स्पेन का जब सफ़र उन्होंने किया था PhD के दौर में अपने। तो ये होता है, सिंपल सी बात है ना, कि हमसे लिया उन्होंने तो हमें फिर वही किया। तो ये जो कॉर्डोबा है ना, ये कॉर्डोबा उसी के चेंज किया नाम है, कुर्तुबा था तो कॉर्डोबा बन गया बात। ये हमारी हिस्ट्री है, वी नीड टू नो अबाउट दिस हिस्ट्री, ठीक है। आज समझा की बात सारी क्या बता रहा हूँ। आजकल के बच्चों को नहीं पता होती हमारी हिस्ट्री कि क्या है, हम कौन थे, हम अब क्या हैं। अब देखते हैं ना, पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं है, मुस्लिम लोग हर जगह से, मतलब बुराइयाँ ही मिल रही हैं हर तरफ से, लेकिन पहले हम बहुत बड़ी ताकत थे। पूरी हिस्ट्री है बिल्कुल। अच्छा, विच लेयर ऑफ प्लेनेट अर्थ इज़ मेड अप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ये बताया था मैंने आपको। टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, तमाम कंट्रीज प्लेट्स की सूरत में जुड़ी हुई हैं आपस में ना, तो वो प्लेट्स मूव कर रहे होते हैं, लेयर में बताया था ना। तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स किस में है, इनर कोर में, क्रस्ट, आउटर कोर, मेंटल कहाँ है, मेंटल के ऊपर है, क्रस्ट में ही है। क्रस्ट के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट है, उस टेक्टोनिक प्लेट में सारे स्फीयर्स हैं, उसमें लिथोस्फीयर भी है, सल्फर बेड भी है, पेट्रोबेड भी है, सब है उसी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर है। और ये सब कुछ उसी प्लेट के ऊपर है। टेक्टोनिक प्लेट से फ़ौरन नीचे फिर आपको आ जाता है मेंटल से नीचे आ जाता है आउटर कोर, फिर इनर कोर आते हैं। तो क्रस्ट मेंटल के ऊपर ही तो तैर रही है, तभी तो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही होती है ना, तो ज़लज़ले भी आते हैं जिसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से। तो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो है वो क्रस्ट के ऊपर मौजूद है, अर्थ क्रस्ट पर है या सतह ज़मीन पर है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन एन आइस हॉकी टीम। आइस हॉकी एक खेल है,
नहीं सॉरी, आइस हॉकी के अंदर टोटल प्लेयर 6 ही होते हैं, वॉलीबॉल में भी 6 होते हैं, इसमें 8 है। तो दो टीम के हो गए ना यार, क्या हो गया तुम लोग। फिर तुम्हें क्रिकेट में भी जो है ना, एक टीम के अंदर तुम्हें 13 खिलाड़ी दिखेंगे। सर 2 भी तो है सर बैट पकड़े हुए, तो दूसरी टीम के है ना, तो उसने गिन लिया बॉल, कितने गिन लिया उसको, तो दोनों टीम के भाई पीछे भी तो खड़े होंगे, सारे सामने आ जाएंगे, वहाँ से गोल मार देंगे कोई। फुटबॉल में कुछ हो ना, सेंटर फॉरवर्ड है, सबका जगह होती है, उस लिमिट से क्रॉस नहीं करते हो, ये नहीं कि वहाँ से बाकी उधर पे आ जाएगा। वैसे फॉरवर्ड वाले ज़्यादा है ना वो। अच्छा ये वाला बताओ ज़रा, 1914 है ना भाई, वर्ल्ड वॉर 1, इसमें जो जॉर्जो प्रिंसिप था उसने गोली मार थी आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को, और उसका उनकी अहलिया को भी मार दी थी जब वो जीप से जा रहे थे सरायजेवो से। ये बताया था मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 1 की स्टोरी में, यही हुआ था। 1914 में स्टार्ट हुई थी, जो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के जो प्रिंस थे आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, उनको गोली मारने के बाद शुरू हुई थी। और ये ब्लैक हैंड के जॉर्जो प्रिंसिप है। मैं सारी स्टोरी बता चुका हूँ भाई, रिकॉर्डेड है, चीज़ें देख लेना। इन द एयर ऑफ सॉरो, आमुल हजन अरबी में कहते हैं, इस्लामिक नॉलेज है। विच 2 ऑफ द प्रॉफिट्स बिलफ्ड पास्ट अवे, कौन से 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते वफात पा गए आमुल हजन में। ABCD, सी आमुल हजन कहते हैं गम का साल, द एयर ऑफ सॉरो, वाई, बिकॉज उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 चाहने वाले सबसे ज़्यादा थे। एक उनकी पहली अहलिया हज़रत खदीजतुल कुबरा, ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वन, और अबू तालिब जो उनके चचा थे, तो उन दोनों से बड़ी मोहब्बत थी। खदीजा ने उनको बहुत ज़्यादा संभाला, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, और इनसे शादी हुई। और सबसे पहले इस्लाम भी कबूल करने वालियों में हज़रत खदीजतुल कुबरा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, अव्वल सबसे पहले थी, ठीक है, सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और इनकी शादी जब तक इनकी रहलत नहीं होगी, नबी पाक ने इसके अलावा किसी और से शादी नहीं की। नबी की जितनी शादी हुई हैं इनकी रहलत के बाद ही हुई है। तो बड़ी मोहब्बत करते थे इनसे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी ज़्यादा मोहब्बत इनसे उनको थी नबी को। तो वही कहते थे कि खदीजा ऐसा कोई नहीं हो सकता, नबी फरमाया करते थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त नबी को संभाला, उस पर सहारा दिया जब उनके साथ कोई भी नहीं था, है ना। जब वो गारे हिरा से जब आए थे तो वो काँप रहे थे, तो क्या हुआ उनके साथ, तो खदीजा ने उनको जो है वो चादर उड़ाई थी उनको, ठीक है। ये बहुत बड़ी दास्तान है। अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, हज़रत अली करमल्लाहु वजह के वालिद, तो उन्होंने तो नबी को पूरा पाल पोस के बड़ा किया था, चूँकि वालिद और दादा की वफ़ात तो बचपन में हो गई थी। तो अबू तालिब ने फिर नबी पाक को जो है वो इस तरह से फिर उसको ब्राउट अप किया, ब्रिंग अप किया अच्छी तरह से, और बहुत मोहब्बत भी करते थे। लेकिन फिर भी जो है वो अबू तालिब के बारे में, अच्छा इनके इस्लाम के बारे में एक चीज़ है कि अगरचे ही वॉज अ मुस्लिम और नॉट ही वॉज अ मुस्लिम, इट वॉज अ कंट्रोवर्शियल मैटर, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन द क्लासरूम। बट कुछ मतलब होता है कि कुछ उनको मुस्लिम कहते हैं, कुछ कहते नहीं, वो मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके लिए दुआ के लिए हाथ उठाई तो अल्लाह ने उनको रोक दिया कि नहीं आप इनके लिए दुआ ना मांगें, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, इस तरह से कुछ था। वैसे नहीं तो इज़्ज़त उनको बहुत ज़्यादा मिलती है इस हवाले से कि उन्होंने ब्राउट अप किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और एक तो अबू तालिब, और जब नबी ने इस्लाम फैलाना शुरू किया तो तमाम जो थे वो अबू तालिब के पास ही गए थे कि तुम्हारे देखो आपका भतीजा जो है वो क्या कर रहा है, इसको रोकिए, क्योंकि उनको पता है इनकी बात टुकराएंगे नहीं। अबू तालिब ने कहा था कि मेरे भतीजे या मेरे बेटे मुझ पर इतना बाढ़ ना डालो कि मैं उठा ना सकूँ, इतना बोझ ना डालो मुझ पर कि मैं उठा ही ना सकूँ। तो नबी पाक ने फिर कहा था कि अगर ये मेरे एक हाथ पे सूरज और एक हाथ पे चांद भी रख देंगे तो मैं अपने दावत हक़ से बाज नहीं आऊँगा। मतलब उस पर भी नबी उन्होंने की बात को भी रिजेक्ट किया था उन्होंने। तो ये 2 लोगों के जब एक ही साल वफ़ात हुई ना, उसको आमुल हज़न कहा गया, गम का साल था नबी पर, ये द एयर ऑफ सॉरो इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पता, वैसे कुछ बच्चों को पता होता है ना, तो वो बोलते हैं सर ये है ये। तो हर किसी को देखो इस्लामिक नॉलेज तो सबको होनी चाहिए, भले आपको क्यू का टेस्ट क्लियर करना हो नहीं करना, अल्लाह ताला के आखिरत का टेस्ट तो क्लियर करना ही है ना, वो तो उसमें कोई चॉइस भी नहीं है कि सर की कटवार के कहीं से निकल जाएंगे सर। तो वो इस्लामिक नॉलेज होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, मतलब अच्छी बात है। विच इज़ द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम, इस्लाम की पहली लड़ाई कौन सी थी? बैटल ऑफ बदर। 313 मुसलमान उसके अंदर, 313 मुसलमान उसके अंदर थे बैटल ऑफ बदर में, फर्स्ट लड़ाई थी उस नहीं। अच्छा, बैटल ऑफ बदर पहले हुई थी, उसके बाद कौन सी लड़ाई हुई थी? ओहद की लड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद ओहद की लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ ओहद।
एक मिनट, बैटल ऑफ खैबर कब हुई थी? जंग खैबर सबसे आखिर में हुई थी, सबसे एंड में। तो 1 2 3 4 इस तरह से कह सकते हैं, इसी तरह से है ना। बैटल ऑफ बदर है, बैटल ऑफ ओहद है, जंग पहाड़ था ओहद का, उसके सामने हुई थी, मुसलमानों को शिकस्त हुई थी इसमें, है ना। खालिद बिन वलीद उस वक्त दूसरी तरफ से सिपा सलार थे, ठीक है। सॉर्ड ऑफ अल्लाह जिनको कहा जाता है, सैफुल्लाह जिनको हम कहते हैं, आज MCQs में भी आया था, ठीक है। तो बैटल ऑफ ट्रेंच ग़ज़वा खंदक को कहा जाता है, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब जिसको आप कहते हैं। और बैटल ऑफ खैबर जिसमें यहूदियों से लड़ाई हुई थी, जो मरहब बहुत बड़ा जो लीडर वो था, वो कह लो क्या पहलवान था यहूदियों का, तो हज़रत अली ने उसको ज़ुल्फ़कार की वार से 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया था, मरहब को, ठीक है। तो वो बैटल ऑफ खैबर है। तो हज़रत अली ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया था, उसी पर उनको मुर्तज़ा का लक़ब दिया गया था, अली हैदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, समझ वाली बात। बैटल ऑफ बदर, उसके बाद ओहद, फिर ट्रेंच, फिर खैबर। तो पहली बैटल आप बदर को लिख देंगे, बैटल ऑफ बदर। अच्छा, हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह कहा जाता है, आज MCQs में दिया था मैंने सबको। सॉर्ड ऑफ अल्लाह लिखा हुआ था, तो मतलब अल्लाह की तलवार अरबी में कहा जाए तो सैफुल्लाह, तो जिसने खालिद बिन वलीद लगाया वो करेक्ट उसने किया। अच्छा, खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह कहते थे क्योंकि दुनिया में मैंने बताया था आपको 2 जर्नल ऐसे हैं, 2 जर्नल, सॉरी 1 2 3 4 जर्नल ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने जब भी कोई जंग की है ना, उस जंग में उनको फ़तेह मिली है। सिकंदर आज़म, चंगेज़ ख़ान, तीसरे नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के, और चौथे खालिद बिन वलीद। जितनी भी जंग में गए ना उसमें फ़तेह ही लेकर आए। यहाँ तक कि खालिद बिन वलीद जिस जंग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, उस जंग में भी कुफ़ार को उन्होंने फ़तेह दिला दी, ओहद के मैदान में। ओहद के मैदान मुसलमान हारे ही थे खालिद बिन वलीद की वजह से। यस, इसमें चंगेज़ खान को नहीं, उसके हलाकू खान वगैरह को हुई थी, उसके बेटों को, उसके भतीजों को। चंगेज़ खान नहीं, जब वो खुद गया था ना, जब वो खुद लड़ाई में गया तो उस पर उसको शिकस्त नहीं हुई। उसने भेजा किसी को और वो शिकस्त खा गए तो वो अलग चीज़ है, खुद कमांड करने की बात कर रहा हूँ। तो खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह इसलिए कहा जाता है चूँकि जंग मौता में, जंग मौता था, बैटल ऑफ मौता, उसमें 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी थी। 9 swords had been broken by his hands, इसलिए अल्लाह के नबी ने उनको सैफुल्लाह कहा गया। अच्छा, हज़रत खालिद बिन वलीद की शहादत किस जंग में हुई? यस यस, वेरी गुड। तो वो जंग में तो वो शहीद हुए नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद शहीद नहीं हुए थे, बिस्तर मर्ग पर उनकी रहलत होती, बीमारी से उनका इंतकाल हुआ था। और जब इंतकाल उनका हुआ तो मतलब जब वो नज़ा के आलम में थे, जब वो वफ़ात के करीब थे, तो उनके सामने उनके दोस्त खड़े थे। तो उन्होंने पूछा, मतलब ये उन्होंने पूछा खालिद बिन वलीद से कि खालिद वलीद ने बल्कि उनको बताया कि मेरे जिस्म पे 100 जगह पर तलवार के निशान है, 100 जगह पर तलवार के निशान है, 150 जगह पर तीर के निशान है, जहाँ तीर लगा। और मेरे जिस्म में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर कोई तीर या तलवार के निशान नहीं हो। मैंने अपनी बचपन से आखिरत मतलब ज़िंदगी जंगों में गुजारी है, घरों पे मैं कभी रहा ही नहीं। और हर जंग में जब मैं उतरता था तो मेरी आरज़ू थी कि मैं शहीद होकर आऊँ। लेकिन ये कैसा अजीब माजरा है कि मैंने इतनी जंगें लड़ी, लेकिन मुझे जो मौत आ रही है वो बिस्तर मर्ग पर आ रही है। तो फिर उनके दोस्त ने कहा ना कि ए खालिद, तुझे जंग में नहीं शहीद तो हो सकता था, क्योंकि जब तुझे अल्लाह के नबी ने सैफुल्लाह कहा, तो सैफुल्लाह कहने का मतलब ये हो गया कि अल्लाह की तलवार है तू, और अल्लाह की तलवार कभी मैदान जंग में गिर नहीं सकती नीचे। अगर तुझे सही शहादत हो जाती तो मैदान जंग में गिर जाता, इसके मतलब अल्लाह की तलवार गिर जाती। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए तुझे अल्लाह ने यहाँ मौत दी। वही कहते हैं ना, लोग आर्मी में जाने से डरते हैं, नहीं शहीद हो जाएंगे। तो बेटा अगर जंग में जाने से शहादत मिलती ना, तो खालिद बिन वलीद इस तरह से बिस्तर मर्ग पर नहीं मरते। अल्लाह ने लिखा है कौन कहाँ वफात पाएगा। सारी ज़िंदगी जंग गुजारने वाला भी बिस्तर मर्ग पर जा रहा है दुनिया से, ठीक है, ठीक है। तो इसका तो बैटल ऑफ बदर हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज इस्तिलाम, इट शुड बी इस्तिलाम। इस्तिलाम के क्या मतलब होता है? आज मैंने दिया था टेस्ट में ना, वो इस्लाम भी एक ऑप्शन में था। इस्लाम के क्या मतलब होता है? स्टोनिंग का शैतान नहीं हो सकता, ये रमी है जिसका आंसर था।
किसिंग हिजर असवद, हजर असवद को जो बोसा देता है ना उसको इस्तिलाम कहा जाता है। और शैतान को पत्थर मारना जो आज आया था स्टोनिंग द डेविल, वो रमी कहलाता है। और रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा सही, इसको सही कहते हैं। तो ये आज दिया तो उसका करेक्ट, तुमने क्या लगाया? रमी लगाया ना, रमी करेक्ट, क्योंकि इस्लाम की नॉलेज भी फ़ायदा देती है, नंबर ही दिला देती है। हु वॉज द फर्स्ट होस्ट ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन मदीना? मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले होस्ट कौन थे, मेज़बान कौन थे जब नबी आए थे? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसकी बड़ी अच्छी कहानी मैं आपको बताता हूँ, मतलब हकायत इसकी जो है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हुए तो हर कोई ये चाह रहा था कि वो मेरे घर में क़याम करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी ऊँटनी जो किस्वा उनकी ऊँटनी का नाम था, नबी की आपकी ऊँटनी नाम किस्वा था, तो मेरी ऊँटनी किस्वा ये जहाँ पर बैठेगी ना वहाँ पर मैं क़याम करूँगा। तो वो चलते चलते हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर पर बैठ गई। तो लेकिन नबी ने वहाँ क़याम किया। बट वो बड़े गरीब इंसान थे, उनके पास खाने पीने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। जो कुछ था नबी के पाक के सामने रख दिया और ख़ुद पर्दे के पीछे बैठ गए अपनी बीवी के साथ, और ख़ाली बर्तन लेकर ना उसमें एक्टिंग करने लगे खाने की, मतलब जबकि खाना वो सामने नबी पाक खा रहे थे। तो नबी पाक ने उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह पाक को लंबी उम्र दे। और सबसे लंबी उम्र पाई तमाम सहाबा में ना अबू अय्यूब अंसारी ने पाई। तमाम सहाबा, तमाम खुलफा राशिदीन, तमाम ताबीन का दौर उन्होंने देखा है। 120 साल इनकी उम्र थी तब इनकी रहलत हुई। और रहलत का भी कुस्तुनतुनिया पर जब हमला हुआ था ना, यजीद का लश्कर जब गया था कुस्तुनतुनिया पर हमला करने के लिए, तो कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर ही घोड़े से गिरकर इनकी शहादत हो गई थी। और इसलिए तुर्की में ही कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल जिसको हम कहते हैं, वहीं पर उनके जो है ना मज़ार भी है। और एक मस्जिद भी अबू अय्यूब अंसारी मस्जिद, जिसको ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है, वहीं पर उनकी जो है मज़ार है, मतलब इनका तुर्की में इनका मज़ार है। ठीक है, बहुत लोग जाते हैं, जब भी जाते हैं टर्की तो उनकी विज़िट करके आते हैं इनके, क्योंकि सहाबी हैं अल्लाह के नबी की। चूँकि पता है ना कि मक्का में तो सारे डिमोलिश कर दिए गए ना बेटा, मक्का मदीना में तो इतने सहाबी की खबरें थी, तो वो तो बहुत ज़्यादा तौहीद परस्त थे, उन्होंने तो बुलडोज़र ही चढ़ा दिया, मतलब ना वो बिल्कुल ही कोई निशान नहीं है। अगर आपने से कोई किया है उम्रा पर या जाएगा या तस्वीरों में देखा है तो पता होगा कि वहाँ पर जो साहब रसूल की जो कब्र है, शुजाए बदर है, बस मैदान है, पत्थर रखे हुए, कोई नाम भी नहीं है कि ये इस सहाबी की कब्र है, क्योंकि वो बड़ा इसमें करख्त है इस मामले पे कि नहीं कब्र नहीं बना सकते, मतलब ऊँची ऊँची। लेकिन टर्की के अंदर ऐसा नहीं था, तो टर्की में इनका मज़ार बना दिया गया, इसलिए ये ज़्यादा मशहूर हो गया। लेकिन बाकी लोगों के मज़ारात नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि बाकी लोग मदीना में। जी बच्चे, यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? सर क्या इस्तिलाम कहते हैं उसको, इस्तिलाम इट इज़। ठीक है, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं भाई, कोई मसला इस तरह की चीज़ें कुछ हैं तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। हु वॉज द सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिट अगेंस्ट द बैटल ऑफ यमामा वॉज फाउंड? यमामा की जंग जब हुई थी तो उसमें जो झूठी नबूवत का दावा किसने किया था, जिसके खिलाफ जंग हुई थी? झूठा नबी का दावा दिया था मैं नबी हूँ, और उनके खिलाफ फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने ही जो है वो पूरी एक वो चलाई थी। पता है किसी को कौन था वो झूठा नबी? मुस्लिमा, शुरबैल, इक्रिमा, नॉन ऑफ दिस, सॉरी वो थे यहाँ पर। दिस मुस्लिमा बिन कज़ाब इनका पूरा नाम था। मुस्लिमा बिन कज़ाब जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया था, जो जंग यमामा इन्हीं के सरकोबी के लिए लड़ी गई थी, ख़त्म करने के लिए। विच कंपेनियन वॉज रिगार्डेड बाय द प्रॉफिट एज द मोस्ट मोडेस्ट पर्सन? सबसे बाहया शख्स किसको कहा जाता है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, द थर्ड। ही वॉज द मोस्ट मोडेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मतलब अल्लाह ताला इनके बारे में कहा जाता था कि ये तो वो साहबी हैं जिनसे खुदा भी हया करता है, अल्लाह भी इनसे हया करता है। नबी पाक पर बैठे हुए थे ना, थोड़ी सी उनके मतलब कि टांग का कुछ पोर्शन उनका ओपन था, मतलब साहबी के भी बैठे हुए तो थोड़ा सा टांग की का पास में कुछ पोर्शन ओपन था। तो जैसे ही उस्मान गनी आया ना तो उन्होंने वो टांग का पोर्शन नीचे कर लिया नबी ने। तो लोगों ने साहबा ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? तो उस नबी ने फरमाया कि क्या मैं उस शख्स से हया ना करूँ जिससे अल्लाह भी हया करता है? तो वो बड़ी इससे पता लगता है ही वॉज द मोस्ट मोडेस्ट पर्सन, सबसे बाहया। तो ये देखो सिर्फ रटने से नहीं होता, चीज़ें पता होनी चाहिए ना। ये हमने बचपन से सुना, ये हमें कोई लेक्चर घर से थोड़ी ना पढ़ाया, मैंने ये सब सुना है बचपन से, तो मुझे पता है घर पे बातें होती थी ऐसी। अब जीके में आ गया तो टिक कर देंगे,
ये थोड़ी ना कि आपने इसको स्पेशली याद करना है, कुछ और भी आ सकता है। मैं बस मोस्टली जितने हो सकते हैं पास पेपर में करा देता हूँ। बट कहते हैं अगली बार हैदर करार आ गया, आप परेशान हो गए, ये सर ने मोडेस्ट पर्सन के हैदर करार कौन है क्या पता। जिसको पता है अली है वो तो लगा लेंगे, उसको नहीं पता वो क्या करेगा। ठीक है, तो मोस्ट मोडेस्ट पर्सन का आंसर यहाँ पर है तो उस्मान गनी हो गया, सी ऑप्शन। वुमेन मस्ट बी मैरिड फॉर 4 रीजन्स, फॉर देयर वेल्थ, फैमिली स्टेटस, ब्यूटी, बट द बेस्ट रीज़न टू मैरी इज डैश। औरतों से शादी 4 वजूहात की बिना पर की जाती है, हदीस में है ये, या तो दौलत की वजह से, या फैमिली स्टेटस, या ब्यूटी। लेकिन बेस्ट रीज़न क्या है? बी, रिलीजन। अल्लाह के नबी ने फरमाया था उसके मज़हब की वजह से आप उससे शादी करो। 4 वजूहात की वजह से होती हैं, बट रिलीजन की वजह से आप जो है वो निकाह कीजिए, शादी कीजिए। सी, कुकिंग ये तो सेकेंडरी है, दिस इज नॉट प्राइमरी। औरत का काम खाना पकाना नहीं है, ठीक है। नान नफ़का मर्द पर आयद है, औरत पे नहीं है। नान नफ़का अल्लाह ताला ने मर्द पर आयद किया है, खाने खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मर्द पे डाली, औरत पे नहीं डाली है। अगर आपने शादी कर ली तो औरत को खिलाना आपकी जिम्मेदारी है, भले खाना आपको पकाना पड़े। औरत बना दे रही है तो वो ताबेदारी है और कुछ नहीं है। अगरचे मतलब बताने का तरीका अलग है, वो है ना, वो औरत मार्च में आता है खाना खुद गर्म कर लो बात उनकी गलत नहीं है, बताने का तरीका गलत है। इस्लाम भी यही कहता है कि औरत पे नहीं आई दे कि वो चूल्हे वो रसोई घर पे रहे ज़िंदगी भर। लेकिन यह है कि अगर वो ताबेदारी करे तो दैट विल बी गुड, काम बंटवारा कर ले। कुकिंग करना उसके लिए नहीं है भाई, औरत के ऊपर यही कि वो भी तालीम हासिल करे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ बनाए, सब करे। इस्लामिक कॉन्सेप्ट है भाई, मैं पाकिस्तानी ट्रेडिशन की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी रिवायत तो उलट पुलट है, उसको छोड़ दो। इस्लाम क्या कहता है वो ये बात करता है। अब बोलो सर हमारे घर में तो ऐसा होता है, फला घर में तो ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, इस्लाम हमें सिखाता है। इस्लाम सबसे बेस्ट रिलीजन तभी तो है, औरतों को इतने हकूक़ दिए उसके क्या परेशान हो जाएंगे कि ये क्या सिस्टम है भाई। और जबकि हमारे यहाँ औरत मार्च में कहा जाता है इस्लाम ने हकूक़ छीने, उल्टा हिसाब कर रहे होते हैं उसको। जबकि इस्लाम ही उनको वो हकूक़ दे रहा है, बट उन्होंने इस्लाम को समझ क्या लिया, दाढ़ी टोपी पायचा जो है मतलब किस तरह से टखने से ऊपर हो और बस अल जिहाद वल जिहाद, उनको ये इस्लाम को समझते हैं। इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम बहुत कुछ और है। वो बेचारे गुमराह हैं, वो बेचारे समझ जाओ कि वो सेंस नहीं, अल्लाह ने हिदायत नहीं दी उन्हें। सही बात है ना, वरना इस्लाम से परफेक्ट रिलीजन नहीं है, कोई भी बहस उस पर कर ले। विच कंपेनियन नैरेटेड द मोस्ट नंबर ऑफ हदीस, सबसे ज़्यादा हदीसें किस सहाबी ने? कौन? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब भी आता है ना तो नैरेटेड अबू हुरैरा लिखा होता है। अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो बहुत ज़्यादा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है। अच्छा, इनका नाम नहीं था अबू हुरैरा, हुरैरा हुरैरा के मतलब होता है बिल्ली, अरबी में बिल्लियों वाले, क्योंकि बिल्ली पालने का इनको बड़ा शौक था। अल्लाह के नबी ने इनका नाम अबू हुरैरा रख दिया था, बिल्लियों वाले, इसका मतलब बिकॉज ही लव्स कैट। Who gives the idea of digging a trench around Medina in the Battle of Trench? Yes? सलमान फारसी जिसने कहा उसने सही कहा। हज़रत सलमान फारसी was the sahabi who advised, who suggested to dig a trench outside Medina, कि खंदक खोद दिया जाए चारों तरफ। क्योंकि ये खुद फारस के थे, ईरान के थे, तो ईरान में डिफेंस टेक्निक थी ये कि दुश्मन आ रहा है तो चारों तरफ खंदक खोद दो। तो नबी को इन्होंने ये बताया था, तो नबी ने आखिरकार फिर इनके फैसलों को तस्लीम किया था। सलमान फारसी, तो ये सलमान अल फारसी इसका करेक्ट आंसर हो गया। से विच इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका। अच्छा पहले जीके बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जीके चेक कर ले पहले, कोई बात नहीं, जिसके पास है वो करे। वो विच इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका, इसका आंसर हो जाएगा ए, नासा। भाई जिसका टिक कर दें सही है, गलत है तो क्रॉस कर दें। सेकंड है कंगारू इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री? बी, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर है। सी है विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट ऑयल रिजर्व? सी, सऊदी अरेबिया। फोर्थ है हु वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2018? सी, फ्रांस। देखिए वर्ल्ड कप विनिंग्स को याद रखें, क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग्स और ये इसमें ना अलग अलग विनिंग्स हैं। क्रिकेट के लिहाज से 1992 में पाकिस्तान, 96 में श्रीलंका, 99 में ऑस्ट्रेलिया,
2003 में भी ऑस्ट्रेलिया, 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया, हैट्रिक हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कप 5 साल में 2011 इंडिया, उसके बाद 2015 में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 2019 में इंग्लैंड, पाकिस्तान ये रहा 1992 में। 21 ये बेटा ये ICC ODI के वर्ल्ड कप है, ये T20 वर्ल्ड कप नहीं है ये। तो वहाँ पर हम अपनी असलियत दिखा देते हैं ODI में, उसमें टेंशन नहीं लो तुम, T20 में चल जाता है। अच्छा, फुटबॉल की फीफा के भी आप कुछ ईयर्स को याद कर लीजिए। अभी इस वक्त जो चैम्पियंस हैं वो कौन है? फ्रांस से चैम्पियंस, फ्रांस से पहले चैम्पियंस कौन थे? जर्मनी और इटली। जर्मनी, यस। जर्मनी से पहले स्पेन, यस। स्पेन से पहले इटली, इटली से पहले, चलो भाई इतना ही याद कर लो, ठीक है। करंट चैंपियंस अभी इस वक्त फ्रांस है, ठीक है। तो 4 का आंसर हो गया सी, फ्रांस। 5th है अमेरिकन प्रेसिडेंट टर्म इज़ फॉर 4 years, बी ऑप्शन करेक्ट है। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स सी, डेथ पेनल्टी। 7th हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ए ब्रसल्स में। ब्रसल्स इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी, सॉरी नॉट जर्मनी, बेल्जियम। तो ब्रसल्स ए ऑप्शन है। 8 है द गल्फ वॉर वॉज स्टार्टेड इन, गल्फ वॉर 1991 में स्टार्ट हुई, सॉरी गल्फ वॉर जो थी वो 1991 में स्टार्ट हुई। एक साल में ही चली, वो एक साल ही चली, 1991 में ही थी। गल्फ वॉर वॉज बिटवीन इराक एंड कुवैत। तो इराक ने क्या कर दिया था? कुवैत पर हमला कर दिया था सद्दाम हुसैन के टाइम में। इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था कुवैत की ऑयल फील्ड्स को हासिल करने के लिए। तो कुवैत की मदद किसने कर दी थी? अमेरिकन फ़ौज ने। UN ने कुवैत की मदद की थी। तो उसमें फिर आखिरकार, अच्छा, इराक ने कब्ज़ा कर लिया था और कब्ज़ा करके एक अरसे तक उन्होंने कुवैत को अपने कब्ज़े में रखा था। इराकी फ़ौज कुवैत के अंदर थी, मतलब कुछ मंथ तक थी। और एक मूवी थी बॉलीवुड की, इंडिया की, एयरलिफ्ट के नाम से, अक्षय कुमार की। तो वो उसमें फंस गया था जाके उसमें कुवैत में, और फिर इंडियंस को बाहर लाया जा रहा था। तो वो खाना जंगी उस वक्त चल रही थी। तो वो इराक ने जब इन्वेड कर दिया था कुवैत में, वो काफ़ी लंबा था वो चला। तो फिर अमेरिका ने जब सपोर्ट किया कुवैत को, तो फिर इराक की फ़ौज वापस गई वहाँ से। और उसी गल्फ़ वॉर पर चूँकि इराक ने बहुत जुल्म किया था, उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने फिर इराक पे जंग शुरू की कि आपने जो गल्फ़ वॉर में जो कुछ खराबियाँ की थी, अब हम उसका बदला आपसे अब ले रहे हैं। तो सद्दाम हुसैन की फिर बाद में सज़ाए मौत उनको दी गई थी। याद है सब? नहीं याद है सद्दाम हुसैन? सुना है नाम, सुना है? हाँ, ऐसा तो नहीं सुना ना हो, कान तो है, आँख तो है। 9th है लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, डी, चाइना। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, चावल का भी और उसका भी, चाय का भी। कीनिया में निकलती, तो कीनिया में सबसे अच्छी नस्ल की पत्ती आती है, बट सबसे ज़्यादा पैदा होती है चाइना में। और चाइना से ही टी ओरिजिनेट भी हुई है, शुरू हुई है। आईफिल टावर इज़ बिल्ट इन विच सिटी ऑफ फ्रांस? ए, पेरिस। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, बी, सिंध, जिसको इंडस भी कहते हैं। 12 सिंगापुर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री? मलेशिया। तो पहले सिंगापुर वॉज पार्ट ऑफ मलेशिया। 1965 में, 1965 में मलेशिया सिंगापुर अलग हो गए। 1965 में मलेशिया और सिंगापुर अलग हो गए। तो सिंगापुर अब एक अलग कंट्री है, और सिंगापुर जो कंट्री है उसका कैपिटल भी सिंगापुर ही है। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट एज ऑफ 92 इज? बी, महातीर मोहम्मद, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे ये। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन? सी, द हेग, हॉलैंड में है। हेग में लोकेटेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है? डी, ताजिकिस्तान। मैंने आपको सार्क मेंबर्स के बताया था, साउथ एशियन होते हैं इसमें, इसके लिए आप याद रख लो MBBS पेन,
मेडिकल वाले जानते हैं MBBS बहुत पेन देता है, इसमें कम से कम उसकी तैयारी बड़ी पेन देती है। MBBS पेन। मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल। तो टी तो नहीं आया ना, सॉरी इंडिया, ईरान नहीं इसमें, दिस इज़ इंडिया नॉट ईरान, ईरान नहीं है साउथ एशियन। ये सारे कंट्री हमारे पास, इसमें टी तो नहीं आया ना कहीं, तो ताजिकिस्तान नहीं होगा। तो MBBS पेन, ये निमोनिक याद कर लें, ट्रिक। सार्क कंट्रीज पूछते हैं टेस्ट में आपसे कौन से है सार्क नेशन, तो ये सारे सार्क नेशन है। मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये सब साउथ एशियन कंट्री है, जनूबी एशिया के ममालिक है। उन्होंने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है सार्क के नाम से, कॉपरेशन वगैरह करने के लिए। द खैबर पास लिंक्स विच टू कंट्रीज? यस, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ए ऑप्शन। ईरान और पाकिस्तान को लिंक करने के लिए बोलान पास है, बोलान पास लिंक्स ईरान विद अफगान पाकिस्तान। बगदाद इज द कैपिटल ऑफ विच मिडिल ईस्ट कंट्री? यस, ए इराक, वेरी इजी। विच कंट्री हैज़ नो ओशियन? ए अफगानिस्तान, लैंड लॉक कंट्री। पाकिस्तान बिलोंग्स, सॉरी, प्रॉफिट बिलोंग्स टू डैश फैमिली? नहीं भाई, हाशमी फैमिली। देखो, कुरैश वॉज द नेम ऑफ ट्राइब, कबीला था। नबी पाक का जो ट्राइब नेम था वो था कुरैश। और कुरैश क्यों कहते थे? कुरैश एक शख्स का लक़ब था, इनका नाम था फ़हर बिन मालिक। फ़हर बिन मालिक नबी के ख़ानदान में काफ़ी ऊपर कहीं थे, मतलब काफ़ी बैक में पुराने। फ़हर बिन मालिक, इनका लक़ब था कुरैश। कुरैश का मतलब होता है बिग फ़िश, एक बड़ी मछली जो छोटी तमाम मछलियों को खा जाए। तो वो बड़े सोर्स वाले बंदे थे या बड़े ताकतवर इंसान थे अपने दौर में, तो इसलिए उनको कुरैश लगा। उनका कुरैश था, नाम उनका था फ़हर बिन मालिक। और उन्हीं के ख़ानदान में, फ़हर बिन मालिक के खुलाफ ख़ानदान में ही नीचे फिर आए एक शख्स जिनका नाम था हाशिम। अब ये नबी का घराना शुरू हुआ जिसको लोग बोलते हैं बनो हाशिम। नबी का जो फैमिली है वो बनो हाशिम है और कबीला कुरैश है। मक्का वाले सारे कुरैशी थे, मक्का में रहते ही कुरैशी थे और कोई नहीं था, लेकिन उसके अंदर अलग अलग घराने थे। बनो हाशिम में हाशिम के जो है ना वो 2 बेटे थे। हाशिम के असली नाम नहीं था, हाशिम का मतलब होता है पानी पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला। वो हाशिम क्या करते थे, वो हाजियों को पानी पिलाते थे। उस वक्त खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे और लोग उस बुत को पूजते थे। तो हाशिम जो थे वो उनको पानी पिलाया करते थे, ज़ायरीन को, हुज्जाज को। नबी पाक के दादा हैं ये। हाशिम के ना 2 बेटे थे, एक का नाम था अबद मनाफ और एक का नाम था उमैया, सॉरी एक का नाम था खल्फ। अब्दुल मनाफ और एक थे खल्फ, ठीक है। अब दोनों बेटे जब पैदा हुए थे ना तो कॉन्जॉइंट ट्विंस थे। तो देवर, हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ बता रहा हूँ, देवर कॉन्जॉइंट ट्विंस। कॉन्जॉइंट ट्विंस किसे कहते हैं? जो जिनके जिस्म आपस में मिले हो। एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, एक होता है सिर्फ ट्विंस। सिर्फ ट्विंस मतलब तो साथ में पैदा हो गए। आइडेंटिकल ट्विंस जो दिखने में भी एक जैसे। कॉन्जॉइंट ट्विंस जिनके जिस्म का कोई हिस्सा साथ में मिला हुआ है, ये बहुत रेयर केस होता है। तो जब ये पैदा हुए थे तो उनके कंधे आपस में मिले हुए थे, अब्दुल मुनाफ और खल्फ के। तो वहाँ किसी बड़े शख्स ने उनसे कहा, किसी पढ़े लिखे बंदे ने बोला होगा कि आप इस बच्चे को, इन 2 बच्चों को तलवार की वार से अलग कर सकते हैं, अलग हो जाएंगे तलवार की वार से, लेकिन इनके ख़ानदान के बीच में ना दुश्मनियाँ, लड़ाइयाँ, ये क़यामत ता क़यामत चलती रहेंगी। बनो हाशिम ने ऐसे ही किया कि हाशिम ने तलवार की वार से उनको जो है वो रिवर्स, मतलब इनको जो है वो कर दिया, कट आउट कर दिया, मतलब तो बच्चे दोनों ज़िंदा रहे। अबद मनाफ से ही फिर आगे, अच्छा यहाँ पर मैंने रिवर्स में कह दिया, अबद मनाफ में नहीं आना था, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ये इस तरह से था कि अबद मनाफ जो थे उनके 2 बेटे थे, सॉरी यस, हाशिम और खल्फ। अब सही है, ठीक है, अब सही है। अब हाशिम और खल्फ कॉन्जॉइंट ट्विंस थे। हाशिम हाजियों को पानी पिलाया करते थे। नबी का घराना ये रहा, ठीक है, बनो हाशिम। अब इनसे जो आगे नस्ल चली ना, ये बनो हाशिम कहलाई। और इसमें आगे बनो हाशिम के बेटे फिर आए अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, फिर आए अब्दुल्ला और फिर आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। फिर उसके बाद आगे नस्ल चली। और यह खल्फ के बेटे जो आए, ठीक है, उनका नाम था उमैया। फिर उमैया के बाद फिर इस तरह अबू सुफियान, फिर फर्दर आगे जो है वो अमीर मुआविया,
फिर इस तरह से यजीद, इस तरह से ये ख़ानदान आगे चलता रहा। तो ये ख़ानदान कहलाया बनो उमैया इस नाम से, और ये ख़ानदान कहलाया बनो हाशिम इस नाम से। अब लेकिन चूँकि तलवार की वार से जुदा किया गया था दोनों को, तो उनके ख़ानदानों में बहुत लड़ाइयाँ हुई बनो हाशिम और बनो उमैया के बीच में। और जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है वो इसी पर आगे फिर जाकर बना कम्प्लीटली। ये पूरा मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। नबी की पैदाइश से भी पहले की चीज़ें हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इस्लाम के अंदर। आई वॉज जस्ट शेयरिंग सम नॉलेज अबाउट इट। चलो, हु वॉज अबाउटेड द टाइटल ऑफ द सॉर्ड ऑफ अल्लाह? अभी बताया था, खालिद बिन वलीद पूरी कहानी सुना दी। इन हज द सुन्नी कैटेगरी इज कॉल्ड, इस्तिलाम नहीं है, रमी है ए ऑप्शन। इस्लाम तो किसिंग ऑफ हजर अस्वद, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, रमी। 22 विच गवर्नमेंट सिस्टम बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंशियल, सदारती निज़ाम आया था 1962 में। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी। द थर्ड डेजर्ट इज वेयर? पंजाब। देखो थर एक है, थर सिंध में है, थल जो है ना वो पंजाब में। थल अलग है, थर अलग है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक? इशरत हुसैन मर्द है बच्चों, औरत नहीं है कोई है। डॉक्टर शमशाद अख्तर, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर। तो मैं थोड़ा फंसाया मैंने आपको यहाँ पर। शमशाद लड़के का नाम लग रहा है, इशरत लड़की का नाम लग रहा है, तो आप इशरत लगा दिए होंगे, लेकिन होगा शमशाद। शमशाद अख्तर वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इशरत हुसैन वॉज अ मेल, ही वॉज अ मैन। नाम से लग रहा होगा आपको फीमेल का नाम है। बचपन से मैं भी शमशाद अख्तर को मर्द समझता था, इशरत हुसैन को औरत। बड़े हो तो पता लगा उल्टा है ये तो, ठीक है। ऐसे सवाल भी करते जीके वाले ना बच्चों को फंसाने के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑलराउंडर इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम? अरे क्या, कौन याद नहीं रखेगा भाई, पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। शोएब मलिक, बाबर आजम, ये सब तो सिर्फ बैट्समैन है।